तो फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे थे, तो फ्लूइड फ्लो में परसों क्या क्या पढ़ाया गया था? पहले बताओ, स्ट्रीमलाइन मोशन बताया था क्या होता है, फिर एक वर्ड आया था क्रिटिकल वेलोसिटी, लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। कौन डिसाइड करेगा कि फ्लो टर्बुलेंट है या लैमिनर? तो उसके लिए पढ़े रेनॉल्ड्स नंबर, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ से कहाँ आएगा तो टर्बुलेंट लेंगे और स्ट्रीमलाइन लेंगे। और फिर पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें बहुत सारा इफ एंड बट भी था, उसमें एक वर्ड आया था मास फ्लक्स। तो वो सब अभी फिर कंटिन्यू करेंगे। एक टॉपिक बीच में छूट गया पढ़ाना, उसको थोड़ा सा लिख लो, ये आता है स्कूल एग्जाम में भी। ये पीछे टॉपिक छूट गया, वेलोसिटी प्रोफाइल, ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लैमिनर फ्लो। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लैमिनर फ्लो, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है। ये थोड़ा सा मतलब छूट गया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी पे बर्नौली थ्योरम बेस्ड है, ऐसा नहीं, ये नहीं भी पढ़ने पे काम चल जाता, बट ये ट्यूशन कॉपी में होना चाहिए। वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ लैमिनर फ्लो, अब परसों पढ़ ही लिए थे लैमिनर फ्लो किसको कहते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा देखना, लैमिनर फ्लो फ्लूइड का है, तो फ्लूइड का फ्लो अगर लैमिनर है, मतलब ये मैंने लिख दिया कि फ्लो कैसा है, ये भी मतलब दो तरह का फ्लूइड, जिसका पिछला चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 3, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि फ्लूइड जो है वो विस्कस भी हो सकता है और नॉन विस्कस भी हो सकता है। तो फ्लूइड अगर नॉन विस्कस रहा, लैमिनर में ही लैमिनर ही है, बट अगर नॉन विस्कस है और लैमिनर में ही विस्कस है, तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल, ये स्कूल एग्जाम में भी आता है लिखने के लिए, ठीक है। ये कुछ हमें ऐसे इस टाइप से करना है। ये नॉन विस्कस फ्लूइड हो गया और ये विस्कस फ्लूइड, इतना बनाओ पहले इसको सेटअप कर लो। टॉपिक समझ में आ रहा है, फ्लो लैमिनरी है, लैमिनर में ही नॉन विस्कस विस्कस। ये परसों एक्चुअली में पढ़ लेना था, क्योंकि हम लोग जब नए टॉपिक की तरफ आए कंटिन्यूटी वाले इक्वेशन पर, उसमें साफ साफ एक चीज बताया गया था कि फ्लूइड फ्लो कैसा लेना है। हाँ बिल्कुल, लैमिनर तो लेना ही है, साथ साथ नॉन विस्कस। तो ये टॉपिक यही वाला काम में आने वाला, ये वाला एक्चुअली में काम में हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है उसमें इसका काम नहीं पड़ेगा, बट वेलोसिटी प्रोफाइल दोनों का पढ़ना है। पहले थोड़ा सा बनाओ, कॉपी लिखो, ठीक है, बनाए टेबल। अब देखो, नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ कि उसमें तुम विस्कोसिटी ले नहीं रहे हो, विस्कोसिटी ले नहीं रहे हो तो लेयर के बीच का जो स्पीड है वो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। नॉन विस्कस मतलब विस्कस फोर्स विस्कोसिटी कंसीडर ही नहीं कर रहे, विस्कोसिटी ही वो विस्कस फोर्स है लेयर्स के बीच में जो स्पीड डिस्ट्रॉय करता था। अरे खाना यार, चैप्टर 3 का बात है, वो ऐसे पीछे का भूलते रहोगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा, है ना। अब तुम लिख ही रहे हो लैमिनर है, लैमिनर में भी नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस का मतलब लेयर्स के बीच का स्पीड जो है वो, और लैमिनर है मतलब कम है, क्रिटिकल वेलोसिटी को पार करके फ्लो टर्बुलेंट नहीं हुआ, तो उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो इस तरह से बनता है। ये सारे लेयर्स के बीच का वेलोसिटी है, ये आता है एग्जाम में बनाने के लिए। ये क्या है, ये नॉन विस्कस फ्लूइड लैमिनर फ्लो का वेलोसिटी प्रोफाइल। मैथ्स में एक वर्ड पढ़ते थे लोकस, इसका इन सारे पॉइंट्स को अगर देखोगे, अगर लोकस के थ्रू ज्वाइन करोगे तो ये क्या आएगा, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे समझ, बाकी ये परसों ही पढ़ लेना था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पहले ही ये पढ़ना था। और विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या है, विस्कस फ्लूइड पिछला चैप्टर 3 में पढ़े थे, जहां पर कंटेनर के साथ टच में है पानी, वहां पर फ्लूइड का स्पीड कम है, ये जैसे जैसे बीच के तरफ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है, और उसके बाद फिर तो कंटेनर के तरफ जा रहे हैं, फिर से क्या हो रहा है वो। लेकिन क्योंकि तुम पढ़ ही रहे हो टॉपिक लैमिनर फ्लो, मतलब लेयर्स के बीच में इधर उधर, मतलब विस्कस फ्लूइड है, विस्कस में लैमिनर है, मतलब ये क्रिटिकल वेलोसिटी को पार करते हुए टर्बुलेंट नहीं बन रहा, इसका स्पीड कम ही है, कम में विस्कस फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बनेगा। इसका लोकस को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये बिल्कुल यू शेप का बनेगा, जो कि हम लोग मैथ्स वाले लोग जानते हैं, नॉन मैथ्स वाले लोग भी जानते हैं, इस शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, जैसा काम नहीं है चैप्टर में, बट ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये वाला जो लोकस बना, ये जो है पैराबोलिक इन नेचर है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या आएगा स्कूल एग्जाम में, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना है लैमिनर फ्लो का,
नॉन विस्कस फ्लूइड का, विस्कस फ्लूइड का। नॉन लेमिनर का तो इस चैप्टर में हमारा लेवल से ऊपर है पढ़ना, और इस चैप्टर में हम लोग आगे परसों कर ही लिए थे कि इसके बारे में भी फ्लूइड फ्लो में नहीं पढ़ना है, हमें लेमिनर में भी नॉन विस्कस फ्लूइड में ही जो सिलेबस है आपका उसको कैरी ऑन करना। बाकी इसको थोड़ा सा बना लो। तो फिर से आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक बार पढ़ लीजिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर रखना, क्योंकि अब जो टॉपिक आएगा वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ही आगे बढ़ाते हुए आएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर नहीं है तो अब आगे का पढ़ के फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मास फ्लक्स का काम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो उस टॉपिक से पहुंचने से पहले हम लोग पहले इसमें लिखेंगे टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लूइड फ्लो। टोटल एनर्जी possessed by fluid flow या फिर flow of fluid। ठीक है, तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। तुमको पहले बताना है कि इस कंटेनर में ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ये फ्लूइड फ्लो जो है वो कितने तरह की एनर्जी प्रोसेस कर सकता है, पहले वो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपना समझ करके थोड़ा बताओ। नहीं सीखा, यही मार के आइए रास्ते। टोटल एनर्जी, हाँ बताओ कौन कौन सा एनर्जी फ्लूइड फ्लो पर। पोटेंशियल क्यों, क्योंकि एक हाइट पर है, तो हाइट पर है तो इस फ्लूइड फ्लो भी करेगा, तो भी इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये मैं मान लिया आपका बात। अगला बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। ये भी मान लिया गया आपका बात। और बताओ, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ेगा। बताओ जल्दी जल्दी। कुछ ऐसे जो ठीक लगे बताओ। बोलो 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 बोलो। नहीं बोले तो कैसे पढ़ाए आदमी आगे। कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं बता रहे तो अभी तक आता तो बता दिया। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में कुछ बातें खुद से नहीं बताओगे तो बहुत बोर लगेगा क्लास। बोर से ज्यादा टफ लगेगा। अगर तो मतलब फ्लूइड कुछ वैसे फोर्स लगाएगा, बता सकते हो तुम लोग। तो कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है ना। तो एक एनर्जी तुम बताए काइनेटिक वाला सही है, और एक पोटेंशियल वाला हुआ वो भी सही है। अब एक्चुअली में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। 7th क्लास में पहली बार पढ़ाया गया था। फ्लूइड फ्लो को होने के लिए किसका डिफरेंस होना जरूरी है? प्रेशर का डिफरेंस। तो अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जरूर ऊपर से यहां तक में प्रेशर का डिफरेंस है, और प्रेशर के डिफरेंस के वजह से भी एक वर्क डन बन रहा है। उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में। प्रेशर का डिफरेंस के वजह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके पास है फोर्स, और वो डिस्प्लेस करते हुए चला जाएगा रास्ते में से, तो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ पर जो तीसरे तरह का एनर्जी होगा उसको हम लोग प्रेशर एनर्जी कहेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही ये वर्ड दिखेगा, उसके बाद ये वर्ड नहीं दिखेगा आपको 11th-12th में, और किसी चैप्टर में नहीं दिखता। यही बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का खूबी है, और यू कैन से डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। चैप्टर में एक से एक टॉपिक आता है, पॉइसॉन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बट दिक्कत है कि इसी चैप्टर में आता है, सब चैप्टर में आता नहीं है। वही F इक्वल टू ma, V बराबर U प्लस AT, वर्क डन बराबर FS cos थीटा, ये सब चैप्टर में आते रहता है। इसलिए वो हम लोग सीखते जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट F बराबर kx, वो हर चैप्टर में आते रहता है, तो सीखते जाता है। इस चैप्टर में बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट इसी चैप्टर में आता है, इसी चैप्टर में निकल भी जाता है। प्रेशर एनर्जी वर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़कर और किसी चैप्टर में इस्तेमाल होगा नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक और तरह की एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रेशर एनर्जी। याद रहेगा किस केस में लगाओगे? जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो और तुमसे पूछ दिया जाए कि वो फ्लूइड फ्लो करते में कितने तरह का एनर्जी पोजेस कर रहा है, तो थर्ड तरह का एनर्जी विल बी प्रेशर एनर्जी। ठीक है। वैसे एज ए साइंस स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं कि रोटेशनल एनर्जी भी होगा। वो पानी जो है वो गोल गोल भी हो सकता है, स्वर्लिंग करे और वो मूव करवा दे, तो रोटेशनल एनर्जी हो सकता है।
फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का जोड़ मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, होने के लिए बहुत सारा हो सकता है, बट ऐसे अगर सिंपल साइंस के भाषा में बात करें तो फ्लूइड फ्लो के समय पर लिक्विड का फ्लूइड जो है वो 3 तरह की एनर्जी पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। तो 3 तरह की एनर्जी पोजेस करके लिख लो। टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो विल बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। यार मार्क ढूंढ लो। होने के लिए रोटेशनल, मैकेनिकल बहुत सारा हो सकता है, बट लिमिट इन्हीं तीनों पर रहेंगे। लिख लिए क्या, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मालूम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का हमें मालूम है कि mgh होता है। तो प्रेशर एनर्जी वाला आप फिक्स कर लेते हैं, वैसे तो बता ही सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन का इस्तेमाल करके। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हो वही वर्क डन है, और ये वर्क डन प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो इसी वर्क डन को हम लोग प्रेशर एनर्जी कहेंगे। प्रेशर इनटू एरिया इनटू वो जितना डिस्प्लेस कर दिया उतना। ये समझ में आ रहा, बाउंस कर रहा है, आ रहा है समझ में, बट इसको बढ़िया से लिखेंगे एक्चुअली में, आएगा यही। इसको थोड़ा बढ़िया से लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम जो बनाए थे, ये देखने के लिए कि प्रेशर वाला एनर्जी लग रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8th क्लास में पहली बार बताया गया था। यहां पर अगर कोई चीज अगर मूवेबल पिस्टन रख दें तो वो क्या हो जाएगा, इसके प्रेशर के वजह से क्या होगा, ये मूवेबल पिस्टन जो है वो आगे जाएगा। ऐसे तो मेरे को मालूम ही है, बट कंफर्म करने के लिए अगर ऐसे लगाए तो ये आगे जाकर कहां पहुंच जाएगा, मान लो इधर पहुंच गया। बनाते रहो, थोड़ा सा बनाते रहो, वैसे जो अभी बोला हूं वही आएगा। तो ये क्यों ऐसा डिस्प्लेस करा, क्योंकि इस पर प्रेशर का डिफरेंस के वजह से फोर्स ही लग रहा होगा। उस प्रेशर को P मान लिए जिसके वजह से डिस्प्लेस हुआ। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना कुछ, उसको A मान लेता है, और ये यहां से यहां मूव किया, इसको x dx जो मानना है मान लो, x मान रहे हो तो x। ओके, तो बस, तो कितना कितना हो गया। फिर अब यहां बातचीत कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें m जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर बता रहे हो, तो ये जो m है वो मास है, मास फ्लक्स नहीं है। परसों आप मास फ्लक्स पे स्मॉल m से डिनोट किए थे। डायमेंशन का खेल है, उल्टा पुल्टा मत कर देना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा सबको। m से ही करेंगे, बट वो m जो है वो मास फ्लक्स होगा, परसों के क्लास में करवाया गया। अब नहीं मालूम है तो बैठो रो पे, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी, और जो इसका हाइट हो, मान लो यहां से आगे पानी कर लो, एम जी एच। और प्रेशर एनर्जी कितना हो गया, प्रेशर एनर्जी तो अभी देखे थे ना, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले साइड में निकालते हैं। प्रेशर बराबर कितना होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो वर्क बराबर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू मेरे डायग्राम में एक्स। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और ये एनर्जी प्रेशर के वजह से लगाना पड़ रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग प्रेशर एनर्जी कहते हैं, पी इंटू ए इंटू एक्स। बोलो कोई दिक्कत। तो ये 3 तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। लिखो यहां तक समझ गए। अब ये जो सारा तुम बताए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये सब क्या है, दीज आर द टोटल एनर्जी पोजेस्ड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, व्हेन फ्लूइड इज इन फ्लो। तो इतने तरह का एनर्जी जो है वो पोजेस करता है। पहला चीज ये हो गया, ठीक है। इसके बाद
ये जो तुम निकाले हो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, प्रेशर एनर्जी, इसको हम लोग हमेशा पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड पे कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ फ्लूइड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, ये जो भी एनर्जी वगैरह पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फ्लूइड फ्लो के समय, वो हमेशा पर यूनिट मास पे कैलकुलेट करते हैं, याद रहेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी बताए तो हो, इधर लिखने पर आ जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बताओ कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, आप बताओ कितना हो जाएगा। दिस विल बी हाफ v स्क्वायर, चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, अच्छे से समझ लेना, फिर बाद में फिर दिक्कत होगा तो थोड़ा मैनेज करना होगा। पर यूनिट मास कितना हो जाएगा gh, और ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, हाँ कितना बताए PAX बाई, ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एम तो मेरे को लाना नहीं था आंसर में। मास का फ्लूइड का मास जो बहुत ज्यादा, तो वो गेम में नहीं ला सकते आप कैलकुलेशन करते समय। वो एम हटाने के लिए इतना मेहनत की, फिर एम आ गया तो झमेला हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मास की जगह पर लिखेंगे हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जैसे यहां से यहां ढकेल रहे थे, तो दिस इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मास के जगह डेंसिटी, अरे क्या लिखा, मास के जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के जगह पर एरिया ऑफ बेस इंटू एक्स। आगे समझ, तो ये कट जाएगा, ये P बाई रो हो जाएगा, इसको ख्याल रखना। तो ये तीनों क्या हो गया, पूरा ना वीडियो में, ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। ये gh क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। और ये P बाई रो क्या है, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसको। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर कोई फ्लूइड, परसों जो किया गया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर फॉलो करता हो, एकदम क्लियर कट, बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर कोई फ्लूइड है और वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कब फॉलो करता है, परसों के क्लास में बताया गया था। स्ट्रीमलाइन मोशन होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, सोर्स सिंक नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मास फ्लक्स थ्रू आउट कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं पढ़े हो तो अभी तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। मैं तो बर्नौलीज थ्योरम बताने वाला हूं। बर्नौलीज थ्योरम, दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक बर्नौली, उन्होंने बताया कि कोई भी फ्लूइड फ्लो करते समय अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, फ्लो करते समय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, मतलब ए बी बराबर कांस्टेंट, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, तो अब तुम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला सारा कंडीशन सोच लो। अगर वो सब हो रहा है तो फ्लो करते समय उस फ्लो के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी नहीं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। यही है बर्नौलीज थ्योरम। बहुत लोग आधा अधूरा सुनकर आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का फिजिक्स का सेकंड पार्ट का टॉप 5 टॉपिक में से तो आता ही है। बर्नौलीज थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो इंपॉर्टेंट आप अपने स्कूल एग्जाम का प्रूफिंग से लेकर के जेईई मेंस नीट का क्वेश्चन से जोड़ सकते हो या डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन से जोड़ सकते हो। सब तरफ से टॉप 5 टॉपिक्स में आता है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम यही पढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। कल परसों स्टोक्स लॉ पढ़े थे, वो भी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। चैप्टर स्टार्ट हुआ था हुक्स लॉ से, वो भी बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो आधा अधूरा, जिसको नॉलेज है आधा अधूरा कहीं से पढ़ा, वही लोग बोलता है कि बर्नौलीज थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th फिजिक्स में खासकर सेकंड बुक में आप जो मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सब का सब बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बाकी अभी बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ठीक से आ रहा ना, पूरा टेढ़ा पड़ा। तो बर्नौलीज थ्योरम को सेटअप करने से पहले कुछ चीज और सीखना है, उसके बाद हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली बार आप लोग 4th 3rd में, या मतलब जब भी घूमने गए होंगे, ट्रेन वगैरह से कहीं पर भी घूमने गए होंगे, तो मम्मी पापा जब आप बच्चे थे, तो भी अभी भी बच्चे ही हो वैसे, बट ट्रेन के नजदीक में, एकदम नजदीक में आने के लिए मम्मी पापा जो है आपको मना करते होंगे। सामने आने के लिए तो मना करते होंगे, सामने मत आ जाओ, वो तुम्हारा दिमाग ही कहता है सामने नहीं आएगा।
बट नजदीक में आने के लिए मना किया जाता है ना। और ट्रेन वगैरह जब आता है तो बगल में एक लाइन भी खींचा रहता है, उस लाइन से नजदीक नहीं जाने के लिए बोला जाता है। मेट्रो वगैरह में भी ट्रैवल किया हो तो उसमें तो मतलब वो क्या कहते हैं, वो ऑफेंस है, मतलब फाइन लग जाएगा, क्योंकि मेट्रो का स्पीड वगैरह बहुत ज्यादा होता है। एक लाइन खींचा हुआ है, उसके नजदीक नहीं जा सकते। वो सिंपल ट्रेन के मोशन में भी नजदीक नहीं जाने के लिए बोला जाता है, एक लाइन खींचा रहता है। तो क्या बात है, क्यों नहीं जाते नजदीक, क्यों नहीं जाते? ये आप लोग छोटे क्लास में एजम्पशन किए होंगे, तो वहां पर क्या हो जा रहा है, क्यों नहीं नजदीक जा सकते? सामने नहीं आ सकते, चलो छिपा जाओगे, मर जाओगे, नजदीक क्यों नहीं खड़े हो सकते? तेजी से अगर ट्रेन आ रहा है तो क्या क्या बताओ, थोड़ा क्या बताओ। ट्रेन आता तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर उस तरफ मूव करने लगा। क्यों प्रेशर डिफरेंस नहीं? वही तो आधा अधूरा हम लोग छोटे क्लास से थोड़ा थोड़ा ही सीख करके है एक्चुअली। क्यों क्वेश्चन में क्यों? हाँ, मम्मी पापा ये बताया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, यही बताऊंगा मम्मी पापा। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना और इसको थोड़ा सा एज्यूम करना, खुद ही तुम लोग बता। ट्रेन जब आ रहा है स्पीड में, ठीक है, तो वहां ट्रेन से मतलब नहीं है एक्चुअली में, सामने नहीं आ रहे वो ट्रेन से मतलब है, नजदीक नहीं आने को ट्रेन से मतलब नहीं है। वहां पर जो फ्लूइड है, मतलब हवा, एयर के बारे में बात हो रहा है। जब ट्रेन काफी स्पीड से आ रहा है तो वहां का जो एयर है उसका मोशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। मोशन बढ़ने के वजह से उस फ्लूइड का कौन सा एनर्जी बढ़ गया? मोशन बढ़ने के वजह से। और अभी आपको बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाएगा, अभी दोबारा पढ़ाया जाएगा, बट बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो तो उसका टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड को भी अलग रखो, ग्रुपिंग के लिए है, एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। अब अचानक से वहां पर जब ट्रेन मूव किया तो वहां पर कौन सा एनर्जी बढ़ गया? लेकिन बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो अगर काइनेटिक बढ़ा तो उसके एवज में कोई एनर्जी घट गया होगा, तो कौन सा एनर्जी घट गया वहां पर? किसी को तो घटना है, पोटेंशियल कैसे ऐसे आ रहा है, पोटेंशियल का क्या होता है? वहां पर प्रेशर एनर्जी गेम में है, पोटेंशियल तो है ही नहीं गेम में, सीधा सीधा वहीं पर खड़े हो, पोटेंशियल एनर्जी गेम में नहीं है। लेकिन कोई एनर्जी घटेगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। काइनेटिक बढ़ा तो उसके एवज में कोई एनर्जी घटेगा, तो वहां पर प्रेशर वाला एनर्जी जो है वो कम हो जा रहा है। मतलब जहां से ट्रेन आ रही है तेजी से, तो जो हवा है, अभी आप लोग खुद बोले वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाना गलत वर्ड है साइंस का। वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहां पर काम कर रहा है बर्नौलीज थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा फ्लूइड का, क्योंकि ट्रेन आ रहा है स्पीड में, और बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से एनर्जी कंजर्व रहना है। काइनेटिक तो बढ़ा, उसके एवज में कोई एक एनर्जी घट जाता है, वो जो प्रेशर वाला एनर्जी है वो कम हो जाएगा। और तुम जहां पर खड़े हुए हो वहां पर तो हवा के वजह से प्रेशर जैसा है वैसे ही बना हुआ है। अब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तुम जहां पर हो वहां पर प्रेशर जैसा है वैसा, और जहां से ट्रेन आया वहां का जो फ्लूइड है उसके बीच में प्रेशर कम। अब उस प्रेशर डिफरेंस के वजह से वहां पर तुम पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के वजह से आप लोग बोले थे खींचा जाएगा, पुश और पुल इसका फोर्स होता है, जो खींचा जाओगे वहां पर फोर्स लगेगा। और ये कारण है कि मम्मी पापा आपको एक डेफिनेट दूरी ट्रेन से मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। इसमें सीधा सीधी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। कुछ आया समझे कि बाउंस कर गया? तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो तो उसका टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। बट टोटल एनर्जी कंजर्व 9th-10th के बच्चे बोलते हैं, आपको बताना है टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। वो भी फ्लूइड फ्लो जो है वो बिल्कुल थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, जिसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह काम कर रहा होता है। वहां पर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड कंजर्व रहता है। कोई एक बढ़ाए तो उसके एवज में कोई घट जाएगा। इस केस में काइनेटिक ही बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके इसमें घट जाएगा, जिसके वजह से पोटेंशियल प्रेशर, वहां प्रेशर कम, तुम्हारा प्रेशर ज्यादा, प्रेशर डिफरेंस, उसके वजह से फोर्स, जिसके वजह से तुम खींचा जाओगे। तो इसी का भी हम लोग प्रूफिंग करेंगे कि एक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो दूसरा घट कैसे जाएगा, उसका हमें प्रूफिंग करना पड़ेगा। बट दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, समझा ना? बर्नौलीज थ्योरम है मेनी एप्लीकेशन। ये जो मैं अभी बताई एप्लीकेशन नहीं है, ये तो हम लोग जाने हैं कि डे टू डे लाइफ में ऐसा हो सकता है। बर्नौलीज थ्योरम का अप्लाई किया जाता है किसी भी हेलीकॉप्टर से लेकर के प्लेन तक, उड़ने वाले हर चीज में बिना बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल किए हुए फ्लूइड में आप फ्लो नहीं कर सकते किसी तरह से। तो वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और 7th-8th में पढ़ाया गया होगा कि जहां पर खूब तेजी से हवा ववा बहता है वहां पर जो छप्पर वगैरह है, छप्पर का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो उड़ जाता है। ये 6th-7th में भी पढ़े होंगे, बहुत तेजी से हवा आएगा तो छप्पर वाला है घर, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो उड़ जाता है। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या है जल्दी से बताओ? इन दोनों पर क्वेश्चन भी, मतलब ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों हमें मालूम भी है, और बर्नौलीज थ्योरम का 80-90% न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों केस पर बना हुआ है।
तो ऊपर से बहुत तेजी से हवा आ रहा है तो हवा का क्या ज्यादा है, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो तुम्हारे घर के नजदीक के जब हवा के पास पहुंचेगा तो वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो उसी समय पर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो बाहर वाले का प्रेशर कम, लेकिन घर के अंदर तो जैसा है वैसे ही रह गया। अब क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। उस प्रेशर डिफरेंस का से फोर्स लगेगा, पुश और पुल, तो पुश हो जाएगा ऊपर की तरफ और वो हवा के फ्लो से ऊपर की तरफ उड़ते हुए चला जाएगा। न्यूमेरिकल भी इसी केस पर बेस्ड है ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर का। ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम हमारे आसपास हम लोग पढ़े हैं 6th 7th 8th में। ऑफिशियली आज पढ़ रहे हैं, अनऑफिशियली पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते हैं। और वो एक और था सोलर नहीं सोनिक बूम था क्लास 9th में। सोनिक बूम में भी बताया गया था कि बहुत तेजी से जब कोई जेट प्लेन वगैरह जब मूव करता है, सोनिक बूम क्लास 9 साउंड चैप्टर में था, तो वहां पर भी वही होता था, वहां पर हवा का फटने का आवाज आता था, सोनिक बूम। उसमें भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। वहां पर भी ट्रेन बहुत तेजी से, ट्रेन नहीं मतलब जेट वगैरह जो है वो बहुत तेजी से निकलता है, तो वहां पर भी हवा का काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा होने के चक्कर में वहां पर प्रेशर एनर्जी कम, बाहर का हवा का प्रेशर ज्यादा, अंदर वाले का कम। वो प्रेशर से ही हवा फट जाता है, उसमें सोनिक बूम होता है, आवाज होता है हवा के फटने की वजह से। क्लास 9th में पढ़ा था साउंड चैप्टर में, सोनिक बूम। ये बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं बता रहा, ये मैं बता रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम हम लोग आसपास अनऑफिशियली पढ़े हैं 8th में 9th में 10th में। ऑफिशियली अभी पढ़ते हैं थोड़ा देर, ठीक है। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम देखने वाले हैं क्या होता है। तो ये एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये एक पाइप ही है जिससे फ्लो कर रहा है, इतने जगह से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हम लोग उसको एक इमेजिनरी शेप के अंदर, जैसे ये फ्रस्टम जैसा लग रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लिए हैं कि फ्लूइड इज फ्लोइंग। देख रहे हो फ्लूइड का फ्लो का एक इसमें तरीका है। तरीका ये है कि इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो फॉलो करना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको परसों सिखाया गया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो करने का मतलब है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए फ्लूइड फ्लो, नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड, नो सोर्स नो सिंक। उसके बाद तो मेन कॉन्सेप्ट है मास फ्लक्स। और यहां से हमारा उपाय बना था मास फ्लक्स सेम का मतलब परसों जाते समय आप लोग पढ़े थे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A1 B1 बराबर A2 B2, और मास ऑफ फ्लक्स में मास फ्लक्स ए भी नहीं आया था। मास फ्लक्स कितना आया था, ए भी रो आया था, देख लो ए भी रो, अरे देख लो ए भी रो था, दिक्कत हो जाएगा। मास फ्लक्स ए भी रो था, ठीक है। तो इसमें ऐसा आया था A1 V1 रो, क्या A1 V1 रो बराबर A2 V2 रो बराबर मास फ्लक्स, इसको स्मॉल m से डिनोट किए थे, अरे याद। और उसमें हम लोग किए थे ये जो A1 V1 बराबर, इसमें मास नहीं था, मास फ्लक्स था। पहले इसको देख लो, नहीं देखा हुआ है तो बर्नौलीज थ्योरम का वीडियो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बंद करो, पहले जाके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ो, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बर्नौलीज थ्योरम को थोड़ा सोचते समझते क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर वर्क डन बाय प्रेशर, और यू कैसे सीधा प्रेशर एनर्जी बोल सकते हो, बट वर्क डन बाय प्रेशर एट पॉइंट ए पर है, ये है एट पॉइंट ए पर वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो देखना फिर डायमेंशनली गड़बड़ा जाएगा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। वर्क डन निकाल रहे हैं प्रेशर के द्वारा, बट पर यूनिट टाइम पे निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें m परसों जाते समय पढ़े थे, m क्या था, मास फ्लक्स। मास फ्लक्स होता कितना है, मास एक्टिंग टाइम था, इसको ख्याल रखना तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा वो। चलो ठीक है, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी का भी फॉर्मूला देखे थे, कितना था, PAX था, पर यूनिट टाइम है, PAX बाय टाइम, तो x बाय टाइम फिर वेलोसिटी हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक P1 A1, बोलो कोई दिक्कत। और वैसे ही वर्क डन
इधर आ रहा है ना बॉस, प्रेशर पर यूनिट टाइम एट पॉइंट बी पर बताओ कितना हो जाएगा, लाइक P2 A2 V2। इतना तो कंफर्म है कि ए से बी तक जाने में इसके बीच में जो वर्क डन है उसमें चेंजेस होगा, है ना। तो यहां से यहां फ्लूइड को फ्लो करना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन तो करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लूइड फ्लो यहां से यहां नहीं कर सकता। कितना होगा यहां से यहां तक जाने में, वर्क डन बाय फ्लूइड इन फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया बताओ। उस तरफ फ्लो कर रहा है मेरे डायग्राम में, मेरे डायग्राम में उस तरफ फ्लो कर रहा है। फ्लूइड कहां से कहां फ्लो करता है, हाइयर से लोअर। तो मतलब मेरे डायग्राम में यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो मेरे डायग्राम में यही ज्यादा है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अरे समझ यार, वीडियो में आ रहा है ना। अब इसमें अगर P1 A इंटू V, परसों हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये कितने का बराबर था, A इंटू V बराबर M बाई रो होता था, और M मास नहीं है उसमें, याद रखना। फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, फिर दिस इज M बाई रो माइनस P2 इंटू लाइक P1 माइनस P2 इंटू इतना वर्क डन कर रहा है फ्लूइड कहां से कहां जाने में, ए से बी में जाने में। यहां तक लिखो पहले, और अब देखो आगे। अब चलते हैं 9th और 8th और 7th 11th में जो टॉपिक्स पढ़े उसके तरफ, है ना। व्हाट वी आर नाउ मोर कॉन्शियस इज अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत दिन से नहीं लगा वर्क एनर्जी थ्योरम, पहली बार 9th में पढ़े, फिर अभी 11th में लगातार आ रहा है हर चैप्टर में। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं पढ़े हैं, तो यही तो फिजिक्स में फायदा है ऐसा चैप्टर्स में। नहीं पढ़े बोलने पर नहीं होगा, इसको थोड़ा सोच भी सकते हैं। ये वर्क कौन किया, फ्लूइड किया, क्या करने में, ए से बी पर ले जाने में, किसके अगेंस्ट में, प्रेशर के अगेंस्ट में। बट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, इतना किए तो इसके एवज में क्या हो गया, इसका क्या चेंज हो गया। यहां से यहां तो तुम प्रेशर के वजह से, डिफरेंस के वजह से तुमको वर्क करना पड़ा इसको यहां से यहां ले जाने में। फ्लूइड यहां से आ गया तो इसका क्या क्या चेंज हो, क्या चेंज कर दिया, यहां से यहां ले गए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, और इसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गया। यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को कहते हैं, है ना। नहीं था वर्क डन बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, कुछ दिन पहले तो आया था। वो वर्क डन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए लगता था, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, 9th में भी पढ़े। ये जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन तुमको लगाना पड़ा क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस था। बट इस वर्क डन को करते करते तुम फ्लूइड का हाइट ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हो, तो उस फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहे हो, और स्पीड भी चेंज हो रहा है क्योंकि मुंह छोटा बड़ा हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड भी ज्यादा कम होगा। तो ये जो तुम्हारा वर्क डन है, ये यूटिलाइज होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से फ्लूइड के फ्लो का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखना आएगा। ये जो है दिस इज P1 माइनस P2 इंटू M बाई रो, ये तो तुम किए। इतना करने के चक्कर में चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो गया वो तुम बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो गया, ध्यान से बताना। दिस इज हाफ, उधर कितना होता M V2 का स्क्वायर माइनस हाफ M V1। बोलो कोई दिक्कत। और क्या क्या चेंज हो गया, MgH2। यार समझ, हाँ बोल रहे, बट एक्चुअली में आप लोग में से कुछ लोग समझ नहीं पाए बात। ये जो यूनिट आया है ये वर्क का नहीं आया है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम का आया। देख रहे हो, ये सारा आंसर वर्क डन पर यूनिट टाइम का आया है। तो इधर वर्क डन पर यूनिट टाइम और इधर तुमने एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, ये कैसे संभव है। इधर वर्क और इधर एनर्जी, तो ये वर्क डन पर यूनिट टाइम है और इधर एनर्जी का यूनिट आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो जा रहा है। जल्दी बोलो, उतना टाइम नहीं मेरे पास। नहीं, अभी भी तुम लोग समझे नहीं बात को। ये पर यूनिट टाइम का आया, ये भी एक्चुअली में पर यूनिट टाइम का ही आया, क्योंकि यहाँ पर देखो m का यूज मैं कर रहा हूँ। स्मॉल m जो है बॉस, वो इस पूरे चैप्टर में मास फ्लक्स है। मास फ्लक्स मास नहीं था, मास फ्लक्स मास एक्टिंग पर यूनिट टाइम का है। तो इधर भी जो आ रहा है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम आया, यहाँ पर वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट टाइम।
इधर वर्क डन पर यूनिट टाइम और इधर एनर्जी। मेरे बोलने से साइंस थोड़ी चलेगा कि इधर वर्क डन पर यूनिट टाइम रखे और उधर एनर्जी रख देंगे, मेरे बोलने से तो होगा नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि डायमेंशन ठीक होना चाहिए और डायमेंशन ठीक है। इस तरफ भी ये वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम है। और उस तरफ जो आंसर आ रहा है वो भी हाफ mv स्क्वायर में मास उसमें है ही नहीं, वो मास फ्लक्स है, तो ऑटोमेटिकली वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूला में ही m मास नहीं है, m मास फ्लक्स है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो हो रहा है। नहीं पढ़े तो पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ो, फिर इस चैप्टर में आओ, नहीं तो फिर तुम्ही को दिक्कत होगा। ये आ गई बात समझ में? आगे का काम मैं कर देता हूं, थोड़ा इस तरफ सेट कर दो। इसके बाद अब हो गया उपाय, तुम ही लोग बता दोगे इसके बाद क्या क्या होगा। ये समझ में आ गया सबको? तो लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े, टफ टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। तुमको मैं पहले बोल दिया चेंजिंग कंटिन्यूटी, तुम हाँ कर दिए, बट तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए था कि इधर पर यूनिट टाइम पर निकाले, इधर आप एनर्जी कैसे लिख दिए। तो उधर भी मैं स्मॉल m लिखा, स्मॉल m जो है मास ऑफ पर यूनिट टाइम है, मास फ्लक्स है, डायमेंशनली बिल्कुल ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो mm कट जाएगा थ्रू आउट, है ना। अब हमारा काम बन जाएगा, ये हो जाएगा P1 माइनस, इधर आ रहा है, उधर नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे इधर, दिस इज P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू कितना कितना होगा, हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस, चलेगा। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना। आप थोड़ा देखो, ये हो गया P1 बाई रो, ध्यान से बताना, तुम ही लोग को बताना, ये हो गया P1 बाई रो, ये प्लस उधर करो, दिस इज प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू, इधर क्या क्या बचा, दिस इज P2 बाई रो प्लस, इधर आ रहा है ना, हाफ V2 का स्क्वायर प्लस, ये आगे समझ। अब थोड़ा देर पहले तो बात करना बंद करो, थोड़ा देर पहले आपको लिखवाया गया था टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, देखो कितना कितना आया था, देखो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड कितना था, हाफ v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड का GH, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड का। देखो ये तीनों वैल्यू जो है वो A पॉइंट पर निकालो चाहे B पॉइंट पर, P बाई रो ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, हाफ v स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, GH ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। A पर निकालो, B पर मैं निकाला हूं, तुम यहाँ C पर निकाल सकते हो, D पर निकाल सकते हो, E पर निकाल सकते हो, F पे निकाल सकते हो, G पे निकाल सकते हो। थ्रू आउट P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH, ये थ्रू आउट उस फ्लूइड फ्लो में क्या रह जाएगा, और इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इस थ्योरम इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि फ्लूइड फ्लो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है, उसके साथ स्ट्रीमलाइन है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, शॉर्ट सिंक नहीं है, मास फ्लक्स अगर सेम रखते हो तो उस फ्लूइड के फ्लो का टोटल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड किसी भी पॉइंट में निकाल दो, वो कांस्टेंट कंजर्व रहेगा। इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मेंस का एडवांस में नीट में कॉमन क्वेश्चन माना जाता है, मतलब इधर रख के गेस कर दिया जाए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन लड़ने वाला है तो बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। बट एक्चुअली में जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही पढ़े कि इसका क्वेश्चन लड़ता है, बट जो लोग क्लास के उसमें क्वेश्चन खोजने पे नहीं मिलता है प्रीवियस ईयर में, जबकि पढ़ाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें सब टीचर्स को मेरे को इंक्लूडेड यही बोलना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन खोजोगे प्रीवियस ईयर में तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बार तुमको स्टोक्स लॉ का क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे ज्यादा बार क्रिटिकल वेलोसिटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे ज्यादा बार टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, ग्रेविटेशन में से 3 हिस्सा तोड़ करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला क्वेश्चन तुमको ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन बर्नौलीज थ्योरम इज कंसीडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 फिजिक्स, ठीक है। क्लियर कट हो गई बात, समझ में आ गया, डायमेंशनली गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यहीं तक रहेगी।